प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में इस समय रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और रिलेशंस एंड फंक्शंस में लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन बताया हुआ था, जिसमें फलनों के प्रकार आपको बताए गए थे कि कितने प्रकार के फलन होते हैं। तो उनमें जैसे वन फंक्शन, उसी को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला गया था। इसके बाद हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था, जिसको सरजेक्टिव भी कहते हैं। और जो फलन इंजेक्टिव भी होता है और सरजेक्टिव भी होता है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करे थे हम लोगों ने। आज उसके आगे के कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पर आएंगे। तो जैसे कि आपको ध्यान ही होगा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल 10 लास्ट टाइम लगाया हुआ था लास्ट में। आज एग्जाम्पल नंबर 11 और उसके आगे के एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिएगा। देखिए, आज आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है और आप उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी तैयारी कर ली होगी और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r टू r ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। देखिए, एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में, डोमेन भी उसका रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और ये फंक्शन की वैल्यू है। आपको प्रूव करना है कि ये वाला फलन ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। हम आपको मैंने बताया कि अब दो मेथड हैं आपके पास करने के। आप कैलकुलेशन से भी जा सकते हैं और आप इलिप्स बना करके भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ सबसे इजी मेथड में इलिप्स बना के आपको दिखा दूंगा। देखिए ध्यान से, ये इलिप्स बना देते हैं हम। आपको मालूम होगा कि इसको डोमेन कहते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया, और ये होता है कोडोमेन। यहाँ डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है और यहाँ कोडोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है। थोड़े से रियल नंबर हम इन इलिप्स में लिख लेंगे, ठीक है। उससे अंदाज़ा मिल जाएगा हमको। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट ऐसे कर दिया। अब ये तो अभी तो मैंने केवल इंटीजर्स लिखे हैं। रियल नंबर में तो डेसिमल वाले भी आते हैं, दशमलव वाले भी। तो थोड़े बहुत आप दशमलव वाले भी नोट कर लें, ताकि एक थोड़ा सा फील आ जाए कि नहीं हमने रियल नंबर लिखा है। 1.8, 2.7, -1.3, 2-4 लिख लीजिए, जिससे आपको वाकई में महसूस हो कि नहीं हमने रियल नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर। बाकी सारे रियल नंबर लिख लें ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़े से लिख लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। यहाँ पर भी कुछ कर लेते हैं, जैसे 1.2 लिख दें, यहाँ पर ये 0.3 लिख दें, -0.7 कर दिया यहाँ पर, -1.5 कर दिया यहाँ पर। तो थोड़े से रियल नंबर से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये जो फंक्शन है हमारा f(x) = x², थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप x की जगह पर ये वैल्यूज लिखिए और f(x) की ये वैल्यूज यहाँ से निकलती जाएगी। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप यहाँ पर 4 लिख देते हैं, हम जरा, अगर आप x की जगह -2 लिखेंगे, -2, तो x की जगह -2 लिखेंगे तो स्क्वायर करके क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो -2 की इमेज आपको कहाँ पर मिलेगी, 4 पर। और इस +2 की इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ 2 लिखिए, इस 4 पर मिल जाएगी। -1 की इमेज आपको कहाँ मिलेगी, +1 पर। और +1 की इमेज भी तो आपको +1 पर मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, क्योंकि जो भी x की वैल्यू यहाँ से लिखोगे, x की जो भी वैल्यू यहाँ से लिखोगे उसका होना क्या है, स्क्वायर। अब अगर आप x की जो भी वैल्यू यहाँ से नोट करोगे उसका स्क्वायर होके ये वैल्यू आएगी। और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस में तो होता नहीं है, तो इधर के जो नेगेटिव नंबर होंगे उनका स्क्वायर होके भी प्लस आएगा
और इधर के जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनका स्क्वायर होके तो प्लस आएगा ही। इसका मतलब इतनी ही चीजों से आप अंदाजा एक लगा सकते हैं कि कोडोमेन में पहली बात तो आप देखें डोमेन के -2 और +2 की इमेज एक ही जगह पर आ रही 4 पर, इसलिए ये एकाएकी नहीं है। ठीक, दूसरी चीज कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट होंगे ये यहां से लेकर ऊपर ये -0, 0 से छोटे जितने एलिमेंट होंगे कोडोमेन में जितने ऋणात्मक अवयव होंगे वो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी तो पॉजिटिव आएगा, कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो आता नहीं है। तो कोडोमेन में जितने भी ऋण वास्तविक संख्याएं होंगी वो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब होंगी ही नहीं। इसलिए बहुत सारे एलिमेंट जो होंगे ऐसे नेगेटिव वाले पूरे, वो डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं होंगे, इसलिए ये फलन आच्छादक भी नहीं है। ठीक, तो बस अब इतना आपने करके दिखा दिया, आपको भी तो फील आना चाहिए अंदर से कि नहीं हम ये ऐसे समझ रहे हैं। बस अब आप सीधे सीधे लैंग्वेज लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे एकाएकी बताना है हमको कि एकाएकी है कि नहीं है, तो मैं बता दूंगा। एक एग्जाम्पल भी सफिशियंट है, मैं दे दूंगा कि डोमेन के -2 और +2 का प्रतिबिंब को डोमेन पर एक ही स्थान पर है, क्योंकि डोमेन के अवयव -2 और +2 के प्रतिबिंब डोमेन के अवयव -2 और +2 के प्रतिबिंब को डोमेन में एक ही स्थान पर हैं, इसलिए फलन f एकाएकी नहीं है। फलन f एकाएकी नहीं है। देखिए आप सोचेंगे -2 और +2 का ही एग्जाम्पल क्यों दिया, -1 वाला +1 वाला क्यों नहीं दिया? मैंने बोला ना, अगर कोई फलन एकाएकी नहीं है तो ये बताने के लिए एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, आप चाहें तो -2 + 2 का ना देकर -1 + 1 का एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, -3 + 3 का एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, जो मर्जी कोई एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा एकाएकी नहीं है। आच्छादक के लिए मैंने क्या बताया आपको, कोडोमेन में उपस्थित कोई भी ऋण वास्तविक संख्या डोमेन की किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित कोई भी ऋण वास्तविक संख्या डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप बता सकते हैं। भाई आच्छादक की परिभाषा आपने पढ़ी थी ना कि कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, पर यहाँ तो जितने भी ऋण वास्तविक संख्या है वो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। बस इतना सा लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? आप प्लीज नोट कर लें। इसके बाद एग्जाम्पल 12 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं बेटा। लिखा है सिद्ध करिए कि नीचे परिभाषित फलन f फ्रॉम n to n, ये एक फलन है, इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों ही है। और fx के बारे में उन्होंने दिया है कि fx की वैल्यू x + 1 है,
जब x विषम है और fx की वैल्यू x माइनस 1 है अगर x एक सम संख्या है। ठीक है, आप चाहें तो इलिप्स बना के भी बता सकते हैं और आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इलिप्स बना के आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। ये मैंने 2 इलिप्स बनाए, ये डोमेन के लिए है, डोमेन, और ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। आज हमारे इस क्वेश्चन में डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे नंबर आएंगे, पर देखो पूरे नंबर, पूरे नेचुरल नंबर तो नहीं लिखे जा सकते, पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़े से हमने लिख लिए हैं, थोड़े से इसमें भी नेचुरल नंबर लिखेंगे और उन्हीं से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये फलन कैसा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ध्यान से देखिए, fx की वैल्यू x प्लस 1 है अगर x विषम है। अगर कोई विषम नंबर आता है तो उसमें एक प्लस करके उसकी इमेज बनेगी, अगर x सम है तो x में एक माइनस हो जाया करेगा। अब ध्यान से देखो, ये एक के बारे में क्या जानते हैं, एक तो विषम है। अब अगर एक विषम है तो 1 प्लस 1 fx की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह पर 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 विषम के लिए लगेगा ना और सम के लिए लगेगा। बस आप इतना समझ लो कि विषम अगर कोई नंबर है तो उसमें एक प्लस करके आप इमेज बना देना, और अगर सम आ जाए तो उसमें एक माइनस करके इमेज बना देना। जैसे ये विषम है तो प्लस करके इमेज बनाएंगे तो ये 2 पर आ जाएगी, ये सम है तो माइनस करके इमेज बनाएंगे तो 1 पर आ जाएगी। 3 विषम है, प्लस करके इमेज बनाएंगे 4 पर आ जाएगी। 4 सम है, माइनस करके इमेज बनाएंगे 3 पर आ जाएगी। 5 की इमेज 6 पर आएगी, 6 की इमेज 5 आएगी। 7 की इमेज 8 आएगी, 8 की इमेज 7 आएगी। अब आप इतने से ही आइडिया लगा लीजिए, आप देख लीजिए कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए ये एक एकैकी फलन है। ठीक है ना, हम यहां से लिख सकते हैं क्योंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में, डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है। अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए F एकैकी है। ठीक, आच्छादक की बात करें तो आप खुद देखिए, क्या आपको लग रहा है इतने जितने 8 एलिमेंट हमने लिखे हैं, इतने एलिमेंट्स में आपको लग रहा है कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूटा जा रहा है? नहीं, तो आगे भी कोई नहीं छूटेगा। मतलब कहने का यूं कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज बनेगा ही, इसलिए ये आच्छादक भी है। यहां पर लिख देंगे क्योंकि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। मतलब कोई भी एलिमेंट इसका छूट नहीं रहा, सब के सब डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब हैं ही, प्रतिबिंब अवश्य है। इसलिए फलन F आच्छादक है, फलन F आच्छादक है। अब ये तो हुआ इलिप्स वाला मेथड। अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन से भी फलन को एकैकी दिखा सकते हैं। देखिए आच्छादक के लिए तो यही प्रोसेस सही है, आच्छादक के लिए तो यही प्रोसेस सही है। आप चाहें तो एकैकी के लिए आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं।
थोड़ा सा आप देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। एक एकी के लिए केवल देख लीजिए, आच्छादक का तो यही प्रोसीजर, आप चित्र बना के और यही नोट कर दीजिएगा। एक एकी में जैसे कि आपको याद होगा, यहां पर मानते थे कि माना डोमेन के दो अवयव x1 व x2 हैं। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? अभी तक के जो क्वेश्चन होते थे उनमें सम और विषम का ऐसा कुछ इश्यू नहीं था, इसमें सम और विषम सेपरेट किए गए हैं। तो जब आप डोमेन में दो एलिमेंट्स x1 और x2 मानने जाओगे ना, तो आप जानते हैं इसकी तीन कंडीशन बन सकती हैं। कैसे तीन कंडीशन बन सकती हैं? एक कंडीशन तो ये बनेगी कि हो सकता है कि x1 और x2 आपने जो दो एलिमेंट डोमेन में से निकाले हैं ना, हो सकता है कि दोनों एलिमेंट विषम हो। ये भी हो सकता है कि आपने x1 और x2 जो दो एलिमेंट निकाले ये दोनों ही सम हो। ये भी हो सकता है कि x1 और x2 में जो डोमेन से आपने दो एलिमेंट्स निकाले हैं ना, इनमें से एक एलिमेंट विषम हो, एक सम हो। तो ये तीन कंडीशन इसमें बन सकती हैं और तीनों कंडीशंस को अलग अलग कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। माना डोमेन के दो अवयव x1 व x2 हैं, तब कंडीशन नंबर वन x1 व x2 दोनों विषम हैं। ये हमने मान लिया कि x1 और x2 दोनों ही विषम हैं। ये बात आपको समझ में आई ना कि बेटा डोमेन से जब दो एलिमेंट निकालोगे तो हो सकता है दोनों विषम निकल आए, ये भी हो सकता है दोनों सम आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि एक विषम और एक सम हो। इस प्रकार से तीन कंडीशन बनेंगे। तो पहले मान लेते हैं दोनों विषम हैं, तब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब ये लगाएंगे हम, और अगर x1 बराबर x2 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा एक एकी है। अब देखो x1 और x2 दोनों विषम है तो fx के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब fx का मान अगर x प्लस 1 है तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 प्लस 1। fx2 की वैल्यू x2 प्लस 1। आप देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। fx1 बराबर fx2 लिया तो x1 बराबर x2 आ गया। ये इंडिकेट करता है कि फलन एक एकी है, पर सॉरी अभी हम कह नहीं सकते कि फलन एक एकी है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने एक ही कंडीशन ली है। अभी तो मैंने बोला तीन कंडीशन बनेंगे, वो दो कंडीशन भी तो आप करके देखेंगे। जब तक सारी शर्तें आपके फेवर में नहीं आएंगी तब तक आप नहीं बोल सकते कि फलन एक एकी है। हाँ, अगर सारी कंडीशन सॉल्व की और सब ने बता दिया कि नहीं फलन एक एकी है, तब हम मान लेंगे। कंडीशन टू में मान लेते हैं x1 व x2 दोनों सम हैं, ठीक। तब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से सम है तो ये सूत्र लगेगा। अब fx का मान x माइनस 1 है तो fx1 की वैल्यू होगी x1 माइनस 1, x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। कंडीशन 2 भी हमारे फेवर में है, हमें बताती है कि दिया गया फलन एक एकी है। कंडीशन 3 को भी चेक कर लें, अगर इसने भी कह दिया तो बस फिर सही हो जाएगा। अब इसमें एक को विषम मानना पड़ेगा, एक को सम मानना पड़ेगा आपको। तो x1 x2 में किसी भी एक को विषम मान लो, किसी भी एक को सम मान लो। तो माना x1 विषम तथा x2 सम है। x1 विषम और x2 सम है, तब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से। अब देखो x1 विषम है तो विषम के लिए ये लगेगा और सम x2 है उसके लिए ये लगेगा फॉर्मूला। तो fx1 की वैल्यू निकालेंगे x1 प्लस 1 से और fx2 की वैल्यू निकालेंगे x2 माइनस 1 से। अब कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो हम यहां पर एक काम करेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2।
इसको इधर ले आए, ये उधर भेज दिया, तो ये भी उधर जा करके माइनस हो गया। या आप ऐसा कर लो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2, इसको उधर भेज दो, ये माइनस में इधर आके +1 होके जुड़ जाएगा 2, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं आया, पर अभी परेशान मत हो, पहले इसको इत्मीनान से सोचिए, जरा सोचिए इत्मीनान से कि x2 कैसा नंबर है, सम है, x1 कैसा नंबर है, विषम है। सम संख्या में विषम संख्या को माइनस करने से कितना आ रहा है, 2। अब आप सोच करके मुझे बताइए, कोई एक सम संख्या और विषम संख्या का ऐसा जोड़ा कि अगर हम सम में से विषम को माइनस करें तो 2 आ जाए। एक ऐसा जोड़ा आप बताइए कि सम में से विषम को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप देखो 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, फिर 4 में से विषम इसके बाद 1 मिलेगा, 1 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। कहने का मतलब यूं, x1 और x2 एक नंबर सम और एक नंबर विषम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सम और विषम का डिफरेंस 2 आ जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए ये केस कैसा है, इम्पॉसिबल हो गया ये केस। अब अगर ये जो कंडीशन 3 ली है, जब कंडीशन ही इम्पॉसिबल है तो इसकी बात क्या मानना। आप समझ रहे हैं हमारी बात, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं क्या बोल रहा हूं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का डिफरेंस 2 के बराबर आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होना ही असंभव है तो ये केस ही सही नहीं है ना, ये केस ही इनवैलिड है आपका। और अगर केस ही इनवैलिड है तो इसकी बात ही माननी नहीं है, फिर तो हमको ये जो भी बताएगा हम मानेंगे ही नहीं। अब उसको आप दीजिए छोड़, तीनों शर्तें आपने लगा के देख ली, 3 शर्तों में एक कंडीशन जो हुई वो तो इनवैलिड ही हो गई, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी अब 2 को आप देखिए, क्या बाकी जो 2 कंडीशंस आपने सॉल्व की थी उसमें fx1 बराबर fx2 करने से x1 बराबर x2 मिला था। आंसर इज यस, दोनों में मिला था, और ये एक एकी की निशानी है, इसलिए बाकी दोनों कंडीशन हमें बताती हैं कि फलन कैसा है, एक एकी है। तो अब हम मान लेंगे कि फलन एक एकी है, इसलिए फलन f एक एकी है। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने 3 कंडीशंस जो ली, उन 3 केसेस में से जो थर्ड केस रहा, ये केस असंभव है, हो ही नहीं सकता। मतलब ये केस ही वैध नहीं है, ये केस ही अवैध है। अगर इनवैलिड केस है तो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बाकी 2 केसेस जो आपने लिए थे, अब उन पर फोकस करिए और देखिए कि क्या वो केसेस आपको बताते हैं कि फलन एक एकी है। तो दोनों में x1 बराबर x2 आ गया था जब हमने fx1 बराबर fx2 किया था, और ये चीज एक एकी की निशानी है। इसका मतलब बाकी दोनों कंडीशन एग्री करती हैं कि दिया गया फलन एक एकी है, तो अब हम भी मान लेंगे कि दिया गया फलन एक एकी है। थर्ड कंडीशन पर आपको परेशान नहीं होना है। जब कंडीशन, देखो कंडीशन सही होती, रिजल्ट उसने सही दिया होता और फिर x1 बराबर x2 ना आता तो हम उसकी बात मानते, पर वो जो कह रहा है वो बात ही गलत कह रहा है ना, ये बात ही संभव नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस इनवैलिड हो गया। उस केस को छोड़ करके बाकी दोनों केसेस आप देखिए। अगर बाकी दोनों केसेस ये कह देते हैं कि फलन एक एकी है तो हम भी मान लेंगे कि फलन एक एकी है। ओके, इस तरीके से ये कैलकुलेशन प्रोसेस से हम कर सकते हैं। आप इलिप्स बना के भी कर सकते हैं, आप ऐसे एक एकी के लिए। बाकी आच्छादक के लिए आप ये चित्र बनाइए और ये लैंग्वेज आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आप प्लीज जल्दी से नोट करें। हाँ, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 देखिए बेटा, मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा हुआ है f1 2 3 2 1 2 3। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f1 2 3 2 1 2 3 सदैव एक एकी फलन होता है। देखिए जो ये f1 2 3 2 1 2 3 है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f, मतलब ये फलन हमको दिया गया है कि आच्छादक है।
F123 आच्छादक है तो सिद्ध करिए कि ये एकैकी है। ये तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। आप याद करिए कि क्या प्रॉपर्टी पढ़ी गई थी। प्रॉपर्टी पढ़ी गई थी कि यदि फलन f x to x आच्छादक है तब f सदैव एकैकी होगा, सदैव एकैकी होगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी ही पढ़ी थी। अब यहां पर देखिए सेम कंडीशन है, ये डोमेन और कोडोमेन सेम हो, फिर से एक फलन अगर ऐसा हो जिसका डोमेन कोडोमेन सेम हो और वो फलन आच्छादक हो तो वो सदैव एकैकी होता है। अब यहां पर देखिए इसका इस फलन f का डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है और फलन के बारे में बोला गया कि आच्छादक है, इसलिए f कैसा होगा, एकैकी होगा। तो प्रॉपर्टी से f एकैकी होगा। ये जो फलन का गुण हमको बताया गया था उसके मुताबिक फलन सदैव कैसा होगा, एकैकी होगा। यही चीज एग्जाम्पल नंबर 14 में लिखी गई है कि सिद्ध करिए एकैकी फलन F123 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। अब देखो बेटा उसमें भी यही फलन दिया गया है, यही सेम फलन। अब अगर सेम फलन है तो डोमेन और कोडोमेन सेम है और उसके पहले उन्होंने बोला कि सिद्ध कीजिए एकैकी फलन f, यानी कि f एकैकी है। अब ये प्रॉपर्टी भी बताई गई थी कि अगर किसी फलन का डोमेन और कोडोमेन सेम हो और वो फलन एकैकी है तो वो सदैव आच्छादक होगा। तो 14 नंबर एग्जाम्पल में जो हमको दिया गया है कि फलन f है उसका डोमेन और कोडोमेन तो सेम ही है और वो एकैकी है, तो आवश्यक रूप से प्रॉपर्टी की मदद से हम ये कह सकते हैं कि वो फलन आच्छादक भी होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में उसमें भी आप ये बताइए, जैसा हमने यहां पर प्रॉपर्टी शो किया आप उसमें प्रॉपर्टी शो करिए कि f(x to x) एकैकी है तब f सदैव आच्छादक होगा, इसलिए प्रॉपर्टी से दिया गया फलन आच्छादक होगा। ठीक है ना, ये चीज आप खुद से कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, हम उसकी क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर लें जल्दी से इसे। अब एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं बेटा। इसका पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन, f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है और ये फंक्शन है। आपको सिद्ध करना है कि ये एकैकी आच्छादक है। यहाँ r स्टार के बारे में आपको बताया गया शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब ये होता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है पर उसमें शून्य नहीं है। शून्येतर मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो। शून्येतर है ना तो नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है पर उसमें शून्य नहीं है, ये चीज आपको बताया गया है। तो पहले इसी को प्रूव करते हैं, आगे और भी लिखा है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एकैकी की बात करते हैं। एकैकी के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कि माना x1 व x2, माना x1 व x2 डोमेन के दो अवयव, माना x1 व x2 डोमेन के दो अवयव इस प्रकार हैं कि f of x1 is equal to f of x2। अब fx की वैल्यू 1/x है तो fx1 की वैल्यू 1/x1 आएगी, fx2 की वैल्यू 1/x2 आएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 को 1 से करिए x1, x2 को 1 से करेंगे तो x2। देखो fx1 बराबर fx2 लिया और x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए f एकैकी है, f एकैकी है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज आच्छादक के लिए भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही कर सकते हैं।
तो जैसे उसका तरीका बताया गया था कि माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, फिर एफ एक्स की जगह वैल्यू लिखो, फिर उसको x के लिए सॉल्व करो। x इज इक्वल टू 1/y, x यहाँ पर आ गया, ये y वहाँ पहुँच जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/y, ये हमको मिला। अब यहाँ हमारा डोमेन भी आर स्टार है, को डोमेन भी आर स्टार है। आप अगर ऐसे थोड़ा सा फिगर बनाइए, आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर होंगे पर उसमें जीरो नहीं होगा, तो -3 -2 -1 1 2 3 डॉट डॉट। आप थोड़े थोड़े बीच वाले भी लिख सकते हो, 1.2, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.3, ऐसे, पर जीरो नहीं आना चाहिए। ऐसे इसमें भी -3 -2 -1 1 2 3, इस तरीके से 3.5 कर दिया, -1.2 कर दिया, -2.7 रियल नंबर है ना, नॉन जीरो। अब देखो दोनों नॉन जीरो रियल नंबर हैं, ये भी आर स्टार है और ये भी आर स्टार है, जीरो नहीं होगा, बाकी रियल नंबर हैं, तो बाकी रियल नंबर में जीरो नहीं है। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि आप सोचिए थोड़ा सा, y की जगह पर ये नंबर यहां पर लिख करके रख के कैलकुलेट नहीं करना है, बहुत सारे नंबर हैं, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप क्यों सोचिए कि अगर हम y की जगह -3 -2.7 -1.2 -1, ये सब वैल्यूज हम y की जगह लिखेंगे तो जो x मिलेगा क्या वहां पर मौजूद मिलेगा मुझे? तो आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि y की वैल्यू इसमें से कोई भी आप यहां लिखिए जाकर के, यहां से कोई भी वैल्यू उठा के y की जगह पर आप लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, x आएगा, वो यहां पर आपको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मिलेगा ही? रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट होता है, उसमें दशमलव वाले सारे नंबर आ जाते हैं, इसलिए यहां से कोई भी नंबर उठा के आप यहां रखोगे जाके y की जगह और हल करके जो x निकलेगा वो यहां जरूर मिल जाएगा आपको। अगर मिल जाएगा तो फिर फलन आच्छादक है, बस यहां पर उसकी लैंग्वेज लिख देंगे, क्योंकि y बिलोंग्स टू आर स्टार, ये आर स्टार को बिलोंग करता है ना। या आप ऐसे लिख सकते हैं, मत इस लैंग्वेज में लिखें, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख दें, क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित, क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए डोमेन में ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू आर स्टार, डोमेन में ऐसे अवयव x जो वो भी आर स्टार को बिलोंग करेगा का अस्तित्व अवश्य है, का अस्तित्व अवश्य है, जिसके लिए 1/y इज इक्वल टू x होगा। मतलब कोडोमेन में जितने भी, देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करो, कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक y, कोडोमेन में जितने ये y के मान है ना जो आर स्टार को बिलोंग करते हैं, कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव, प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए डोमेन में ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू आर स्टार, यहां पर जो होंगे वो सब x कहे जाते हैं और वो भी तो आर स्टार को ही बिलोंग करेंगे। डोमेन में ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू आर स्टार का अस्तित्व अवश्य है, जिसके लिए 1/y इज इक्वल टू x होगा। अगर अस्तित्व नहीं होता तो फिर फलन आच्छादक नहीं होता, इसलिए फलन f आच्छादक है। ठीक है ना, इस तरीके से ये आप करेंगे। आगे उसी में लिखा है, यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? ये आपसे बात पूछी जा रही है कि क्या तब भी यही परिणाम सही रहेगा। तो अब जो उन्होंने बोला कि अगर हम डोमेन
यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, ये केवल डोमेन आर स्टार को एन से बदल देंगे और कोडोमेन वही बना रहेगा। ये डोमेन में हमने एन कर दिया, कोडोमेन में ये आर स्टार बना रहा। देखिए डोमेन में एन कर देने से ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और इसमें आर स्टार रहेंगे -3 -2 -1, 0 नहीं आएगा 1 2 3 इस तरीके से। बीच बीच के नंबर भी आप लिख सकते हैं कुछ यहाँ पर, जैसे 2.4 1.3, ताकि थोड़ा सा रियल में लगे कि रियल नंबर का सेट है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया डोमेन, और ये आर स्टार हो गया आपका। ठीक, अब नेचुरल नंबर के सेट में और आर स्टार में, अब यही चीज आप इसके लिए सोच के देखिए। अब आपको क्या लगता है कि अगर यहां से उठा के y का मान हम यहां लिखेंगे, कोई भी लिख देंगे, तो जो x मिलेगा क्या वो इसमें मौजूद रहेगा? देखो बाई चांस आपने y की जगह 2 लिख दिया, सबसे सिंपल मैं देख लेता हूं। अगर y की जगह आपने 2 लिख दिया, y की जगह 2 लिख दिया, तो 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। क्या 0.5 यहां पर आएगा? है ही नहीं 0.5, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं होगा। अब इसको आप कैसे लिखोगे? तो ये फिगर बना दीजिए, ठीक, और इसी के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आप लिखोगे क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए डोमेन में ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू n, क्योंकि अब x यहां पर n को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू n का अस्तित्व नहीं है, उसमें अवश्य है, इसमें नहीं है, जिसके लिए 1/y = x, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं रह जाएगा। अब ठीक है, एकाएकी रहेगा, अभी भी एकाएकी के लिए यही चीज चलेगी, आच्छादक के लिए नहीं रह पाएगा। क्या लिखेंगे? मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए डोमेन में ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू, अब y तो आर स्टार को बिलोंग करता है, पर x तो n को बिलोंग करता है ना, अवयव x बिलोंग्स टू n, यहां पर n आ जाएगा, का अस्तित्व इसमें अवश्य है, उसमें नहीं है, जिसके लिए 1/y = x हो, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं रह पाएगा। तो एकाएकी रहेगा, आच्छादक नहीं रहेगा। ये एक्सरसाइज 1.2 का हमने पहले क्वेश्चन कर लिया। आप यहां पर इसकी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज जरूर बताएं हमको, आप नोट कर लें। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर है बेटा, लिखा है निम्नलिखित फलनों की एकाएक यानी कि इंजेक्टिव तथा आच्छादी मीन्स सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए कि जो निम्नलिखित फलन दिए गए इनमें से कौन से फलन इंजेक्टिव हैं और कौन से फलन सर्जेक्टिव हैं, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा आसान है। देखो मैं इसको इलिप्स मेथड से ही आपको करके दिखा देता हूं। ये देखिए, नेचुरल नंबर डोमेन भी है और नेचुरल नंबर कोडोमेन भी है। डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 ऐसे आता जाएगा। ये देखिए पूरे नेचुरल नंबर तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, तो थोड़े से नेचुरल नंबर लिखते हैं, उसी से हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब हम x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर होके 1 आ जाएगा, तो 1 की इमेज 1 आएगी। जब x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 की इमेज 4 पर आएगी। 3 लिखेंगे 3 की इमेज 9 पर आएगी। अब इसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फलन एकाएकी है या आच्छादक है। उन्होंने बोला एकाएकी आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। आपको केवल इनमें कौन सा फलन एकाएकी है आच्छादक है बस इसकी जांच करनी है। आपको उत्तर का औचित्य तो बताना नहीं है, तो आप सिर्फ जांच करके बता दो। अब जैसे इसको हटा देते हैं, जैसे एकाएक की बात करेंगे। अब आप बताइए एकाएकी और आच्छादी ये एकाएकी है या नहीं है। तो क्योंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग जगह पर इमेज है, इसलिए एकाएकी है। आच्छादी की बात करें तो कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए।
पर कोडोमेन में ये एलिमेंट्स आप देखो 2 है, 3 है, 5 है, 6, 7, 8, ये तो डोमेन के किसी भी अवयव के एलिमेंट नहीं बन पाएंगे। अगर नहीं बन पाएंगे कि तो ये आच्छादी नहीं है। फिर तो जो ये फलन आपको दिया गया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में f(x = x²), ये एकाकी है पर आच्छादी नहीं है। आपको जांच करनी है फलन की, केवल उत्तर का औचित्य नहीं बताना है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अगला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है f from z to z और fx की वैल्यू आपको दी गई है x²। अगेन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज सेम बट द डोमेन एंड कोडोमेन आर चेंज्ड। तो यहां पर फिर से मैंने वही किया। z लास्ट क्लास में आपको बताया गया था इंटीजर्स के लिए आता है, पूर्णांक के लिए आता है। पूर्णांकों में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ जाएगा। इधर भी पूर्णांक हैं तो इधर भी ऐसे ही आप लेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोड़े से नंबर इसमें ना बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा आसानी होगी। 9 ऐसे आ जाएगा। अब आप देखियो ध्यान से, x की जगह अगर -3 लिखेंगे तो -3 का स्क्वायर करने से 9 आएगा। -3 की इमेज 9 पर आएगी, +2 की इमेज 4 पर आएगी, -1 की इमेज +1 पर आएगी, 0 की इमेज 0 पर आएगी, 1 की इमेज 1 पर आएगी, 2 की इमेज 4 पर आएगी, 3 की इमेज 9 पर आएगी। अब इसके बारे में भी बताइए, एकाकी और आच्छादक। एकाकी और आच्छादक। एकाकी के लिए तो आप देख सकते हो डोमेन में -3 और +3 दोनों की इमेज एक ही जगह 9 पर है, -2 और +2 दोनों की इमेज एक ही जगह +4 पर है, -1 और +1 दोनों की इमेज एक ही स्थान पर है 1 पर, इसलिए एकाकी तो ये नहीं है। आच्छादक की अगर बात करेंगे तो आप एक चीज थोड़ा सा सोच के देखिए अपने मन में कि क्योंकि यहां पर स्क्वायर है x का और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा, इसलिए कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव पूर्णांक होंगे ना, जितने भी ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ये तो डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज बन ही नहीं पाएंगे कभी, तो वो तो सब छूट जाएंगे। और अगर ये इतने सारे अवयव छूट जाए तो ये तो आच्छादक भी नहीं हुआ। ठीक, इस तरीके से ये फलन ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में फंक्शन का दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में दिया गया है और फंक्शन है f(x = x²। ठीक, इसमें भी आप बना के देख सकते हो, इधर भी रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर। ये रियल नंबर में भी आपको नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, दशमलव वाले भी आएंगे, सारे प्रकार के नंबर आ जाएंगे। माइनस आप ज़्यादा मत लो, -2, -1, 0, 1, 2, बस बीच बीच में कुछ लिख लो 2.5, ताकि रियल नंबर है इसकी फीलिंग आपको हो। 0.3, -0.9 ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे नोट कर लें आप। -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट, यहाँ -0.7, -1.2, 1.1, 2.3। तो थोड़े से नंबर माइनस के लिखे, प्लस के लिखे, थोड़े डेसिमल लिख लिए तो एक लगने लगता है कि नहीं अपने रियल नंबर्स का सेट बनाया हुआ है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब आप फिर से सोचिए, और यहाँ पर भी स्क्वायर है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि -1 की इमेज भी 1 पर आएगी और +1 की इमेज भी 1 पर आएगी। बाकी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। डोमेन के 2 अवयवों की इमेज को डोमेन में एक जगह पर जा रही है, इसलिए ये एकाकी नहीं होता है, तो ये फलन एकाकी नहीं है। आच्छादक के बारे में अगर हम देखेंगे तो आच्छादक का क्या होगा, बात तो फिर वही आ रही है ना। रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर आते हैं और यहाँ x² होने की वजह से कोई नेगेटिव नंबर डोमेन के किसी भी अवयव का इमेज नहीं बन पाएगा। तो कोडोमेन का
कोई भी ऋण वास्तविक संख्या जितनी भी लिखी है यहाँ पर कोडोमेन में जितनी भी ऋण वास्तविक संख्या लिखी है ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा फिर तो। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और चौथा पांचवा ये दो आप करके देखिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो कुछ काम आप भी कर लीजिए जरा। फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके बारे में पता लगाइए आप खुद से। और एक पांचवा पार्ट है इसका जो कि इंटीजर से इंटीजर में है, पूर्णांक से पूर्णांक में, और एफ एक्स इज इक्वल टू उसमें भी एक्स क्यूब है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप भी सोचिए, आप भी अंदाजा लगाइए कि कौन से फलन एकाएकी हैं, कौन से आच्छादक हैं, कौन से नहीं हैं, ये सारी चीजें। इन्होंने बोला गुणों की जांच कीजिए, केवल आपको जांच करनी थी, क्लेरिफिकेशन नहीं देना था। वैसे फिर भी मैंने चित्र बना बना के आपको दिखाए, आप भी ये काम कर सकते हैं, तो आप करिएगा ये दो क्वेश्चंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नोट करिए, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है सिद्ध करिए एफ एक्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स द्वारा महत्तम पूर्णांक फलन एफ फ्रॉम आर टू आर। इसका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है। इस प्रकार का फलन ना तो एकाएकी और ना आच्छादक है, जहां ये जो ब्रैकेटेड x बनाया गया इसका मतलब है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। देखिए, महत्तम पूर्णांक फलन के लिए पूरा एक वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाया था कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, उसमें उसका डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, पूरी डिटेल उसमें बनाई गई थी। तो आप चाहें तो महत्तम पूर्णांक फलन का वो वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं, अगर आपको महत्तम पूर्णांक फलन समझना है तो। अदरवाइज महत्तम पूर्णांक फलन के लिए यहां पर आपको दिखाना है कि ना तो ये एकाएकी और ना आच्छादक है। देखिए, मैं इसके बारे में आपको ऐसा इलिप्स बना करके ही आपको दिखा देता हूं। ये बहुत इजी तरीका होगा रियल से रियल में। रियल फील लाने के लिए -2 कर लिया मैंने, -1 0। आप थोड़े से यहां पर रियल नंबर में ले लेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करके 1 2, क्योंकि पूरे रियल नंबर तो देखो हम नहीं ले सकते, बहुत बड़ा समुच्चय होता है, इसलिए पूरे रियल नंबर तो नहीं लिए जा सकते। -2 -1 और इसके बाद 0 1 2 3 4 ऐसे। आप बीच बीच के कुछ ले सकते हैं 3.7, यहाँ पर 0.3 ऐसा। यहाँ छोड़ दीजिए, ये 1.3। बीच बीच में नंबर ऐसे रखने दशमलव वाले ना एक फील आ जाता है कि निगेटिव नंबर भी मौजूद हैं, पॉजिटिव भी हैं, दशमलव वाले भी हैं, शून्य भी है, तो लगने लगता है कि नहीं रियल सेट को, रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है। ये रियल नंबर, इसको डोमेन कहा जाएगा और इसको कोडोमेन कहा जाएगा। ये जो ब्रैकेटेड x है इसका जैसे कि बताया गया महत्तम पूर्णांक फलन इसका मतलब होता है। अब जैसे मैंने बताया कि महत्तम पूर्णांक फलन को अगर डिटेल में समझना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वहां जाकर उसको सर्च करके उसको देख लीजिए तो वहां से पता लग जाएगा। अब इसका अगर देखेंगे तो अगर हम x की जगह 0 लिखेंगे 0, तो इसकी इमेज 0 पर आएगी। अगर हम x की जगह 0.1 लिखेंगे तो भी इसकी इमेज 0 पर आएगी। 0.2 की इमेज भी 0 पर, 0.3 की इमेज भी 0 पर, 0.4 की इमेज भी 0 पर। ये जितने 0 से लेकर 0.9 तक जाएंगे ना, उन सब की इमेज आपकी 0 पर ही आ जाएगी। ऐसे ही जैसे और अगर हम लिखते, ये 1 लिखा, ये 1.2 लिखा, तो 1 की इमेज तो 1 पर आएगी ही, 1.2 की इमेज भी 1 पर ही जाएगी। अब इतना देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनकी इमेज एक ही जगह पर बन जाती है, तो ये बहु एक फलन है, अर्थात ये एक ही फलन
नहीं है, तो हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि डोमेन के एक से अधिक अवयवों के लिए डोमेन के एक से अधिक अवयवों के लिए डोमेन के एक से अधिक अवयवों के लिए कोडोमेन में एक ही स्थान पर प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है। एक से अधिक अवयवों के लिए कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए F एकैकी नहीं है, F एकैकी नहीं है। आच्छादक की अगर बात करें तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक महत्तम पूर्णांक फलन को रिप्रेजेंट करता है। महत्तम पूर्णांक फलन, और महत्तम पूर्णांक फलन के मान में ना ये हमेशा एक पूर्णांक ही आता है। बड़े से बड़ा पूर्णांक, बड़े से बड़ा पूर्णांक जो x से बड़ा ना हो। बड़े से बड़ा, इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा बड़े से बड़ा पूर्णांक ही आता है, पर जो यहां लिखा होता है वो उससे बड़ा नहीं आता इसका आंसर। तो कहने का मतलब यूं कि जब भी आप fx की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा तो हमेशा एक पूर्णांक ही ना। कभी भी इसकी किसी भी एलिमेंट की इमेज 1.3 पर, 3.7 पर, ऐसे नंबरों पर कभी भी इसकी इमेज नहीं बनेगी। कोडोमेन के जितने पूर्णांक होंगे वो तो डोमेन के अवयवों की इमेज बनेंगे। क्यों? बड़े से बड़ा पूर्णांक जो x से बड़ा ना हो। तो कहने का मतलब fx का आंसर जो आएगा, fx की वैल्यू, वो हमेशा एक पूर्णांक आया करेगी। तो कोडोमेन में जितने पूर्णांक होंगे ये तो सब डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज बन जाएंगे, लेकिन जो पूर्णांक नहीं है, जैसे 1.3 है, 3.7 है, ये डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज बन ही नहीं पाएंगे कभी, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। एक एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो, बाकी ये दिखाने के लिए कि आच्छादक नहीं है, यहां लिख देंगे कोडोमेन में उपस्थित, कोडोमेन में उपस्थित अवयव जो पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है, वे डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक, देखो क्या लिखा, कोडोमेन में उपस्थित अवयव जो पूर्णांक नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूं। पूर्णांक हैं वो तो किसी न किसी की इमेज बन जाएंगे, लेकिन जो पूर्णांक नहीं, जैसे कि 1.3 है, 3.7 है, वे डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। ठीक, तो f एकैकी भी नहीं है और f आच्छादक भी नहीं है। इस तरीके से आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। 4th नंबर पर आ जाते हैं। एक फलन फिर दिया गया है, सिद्ध करिए कि fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, और f का डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। बेशक आप बिल्कुल कर सकते हो, थोड़ा सा आप भी इसको करके देखिए। देखो
ये डोमेन है जो कि रियल नंबर का सेट है, और को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आएंगे, डेसिमल वाले भी आएंगे, सब आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। और यहाँ तो बीच बीच में आपको डेसिमल वाले भी मिलेंगे, 0.5, -1.3, ऐसे भी आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर्स का सेट है। यही चीज़ इसमें भी रहेगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे 0.3, कहीं पर भी कुछ भी आप लिख दो, -2.9, इस तरीके से, ताकि थोड़ा लगने लगे कि हमने रियल नंबर का सेट लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप x की जगह -3 लिखोगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? +3, मतलब -3 की जो इमेज बनेगी वो +3 पर आएगी। +3 जब लिखोगे x की जगह पर तो तब तो +3 रहेगा ही। -2 की इमेज +2 पर, और +2 की इमेज तो +2 पर रहेगी रहेगी। -1 की इमेज 1 पर, और +1 की इमेज तो 1 पर आएगी ही आएगी। अब इतना देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद बातें आपको लगभग क्लियर हो चुकी हैं। क्या क्लियर हो चुकी हैं? एक एकी के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक एकी की बात बताना चाहूंगा, सिंपली मैं कह दूंगा कि डोमेन के अवयव -3 और +3 के प्रतिबिंब को डोमेन पर एक ही स्थान पर है, अतः फलन f एक एकी नहीं है। ठीक है ना? यहां लिख देंगे क्योंकि डोमेन के अवयवों, आप मैंने -3 + 3 का बताया, आप -1 + 1 का लिख दो, आप -2 + 2 का लिख दो, किसी का भी एक का एग्जाम्पल बता दो बस आप। डोमेन के अवयवों -3 व +3 के कोडोमेन में एक ही स्थान 3 पर प्रतिबिंब है, एक ही स्थान 3 पर प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f एकैकी नहीं है, इसलिए फलन f एकैकी नहीं है। ठीक, तो डोमेन के अवयवों -3 और +3 के को डोमेन में एक ही स्थान 3 पर प्रतिबिंब है, इसलिए फलन एकैकी नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि कोई फलन एकैकी है, इसके लिए उसके पूरे एलिमेंट चेक करने हैं, लेकिन अगर वो एकैकी नहीं है तो एक एग्जाम्पल भी सफिशिएंट है। अब थोड़ा जरा आच्छादक की बात कर लो। शायद अगर आपने ये चीज़ कुछ समझ में आ गई होगी तो आपको पता भी चल गया होगा कि मॉड लगा है, fx का मान कभी भी माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब साफ है कि कोडोमेन में जितने ऋण वास्तविक संख्याएं हैं ये डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बनेंगे कभी भी, और इसलिए हम कह देंगे आच्छादक नहीं है। चित्र से स्पष्ट है कि कोडोमेन में उपस्थित सभी ऋण वास्तविक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक है ना? इस तरह से आप कर सकते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये 3rd नंबर, ये 4th नंबर, और ये लैंग्वेजेस भी ना आप सीख लीजिए, देखिए लिखना
जब भी कभी ऐसा मिलता है तो एकाएकी के लिए क्या लिखना है, आच्छादक के लिए क्या लिखना है, ठीक है ना, नोट कर लें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बेटा। लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन f R2R, एक फलन f है, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और ये fx की वैल्यू दी गई है। fx की वैल्यू दी गई कि जब x 0 से बड़ा होगा तो फलन का मान 1 होगा, अगर x 0 के बराबर है तो फलन का मान 0 होगा, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब निगेटिव है तो फलन की वैल्यू -1 आएगी। उन्होंने बोला है कि द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन, चिन्ह फलन ये सिग्नम फंक्शन कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में चिन्ह फलन इसको बोलते हैं। ये ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, ये आपको दिखाना है। चलिए मैं फिगर की हेल्प से ही आपको यहां पर दिखा देता हूं। डोमेन भी रियल नंबर है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये भी रियल नंबर्स का एक सेट है और यहां भी रियल नंबर का एक सेट है। रियल नंबर में -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे, और बीच में कुछ बड़े आप माइनस के लिख लें तो -1.5, -0.7, 0.3, 1.4 ऐसे ऐसे यहाँ पर भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। थोड़े से डेसिमल के नंबर लिख लिए जाए ताकि ये लगने लगे कि हमने रियल नंबर का सेट लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, जब x बराबर 0 है तो fx का मान भी 0 है, जब x 0 है तो fx भी 0 है, मतलब x 0 की इमेज 0 पर आएगी। जब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, उन सब के लिए fx का मान 1 आएगा। वाह, अगर x का मान 0 से बड़ा है मतलब अगर 0.3 है, 0 से बड़ा है तो ये भी इमेज 1 पर आएगी। 1 भी 0 से बड़ा है, इसकी इमेज भी 1 पर आएगी। 1.4 की इमेज भी 1 पर आएगी। 2 की इमेज भी 1 पर आएगी। 0 से बड़े जितने नंबर यहाँ पर मिलेंगे सब की इमेज फिर 1 पर आ जाएगी, और 0 से छोटे जितने नंबर मिलेंगे सब की इमेज -1 पर, इसकी भी इमेज -1 पर, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इन सब की इमेज -1 पर। अब आप खुद ही देख लो क्या दिखाई दे रहा है, एकाएकी के बारे में क्या हो सकता है। देखिए अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बता दूंगा, लिखावट का काम आपका है। आप कोई भी एलिमेंट बता दीजिए, जैसे एकाएकी का आपको बताना है तो आप बता सकते हैं सभी ऋण वास्तविक संख्याओं, डोमेन में उपस्थित सभी ऋण वास्तविक संख्याओं का प्रतिबिंब को डोमेन पर एक ही स्थान -1 पर है। देखिए अच्छा मैं लिखे देता हूं, एकाएकी के लिए क्या आप लिखेंगे, डोमेन में उपस्थित सभी ऋण वास्तविक संख्याओं, डोमेन में उपस्थित सभी ऋण वास्तविक संख्याओं का प्रतिबिंब, डोमेन में उपस्थित सभी ऋण वास्तविक संख्याओं का प्रतिबिंब को डोमेन में एक ही स्थान -1 पर है, इसलिए फलन f एकाएकी नहीं है। एकाएकी के लिए डोमेन के हर अवयव की इमेज को डोमेन में अलग अलग जगह पर होनी चाहिए, पर जितने ऋण वास्तविक संख्या होंगी सबकी इमेज -1 पर ही आ जाएगी, तो एकाएकी नहीं है। इसके बाद आच्छादक की अगर आप बात करिए, आच्छादक, तो आच्छादक के लिए आप देखें ये बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, -1 से छोटे सभी ऋण वास्तविक संख्याएं, +1 से बड़ी सभी धन वास्तविक संख्याएं, ये डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब भी नहीं बनेंगे, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक भी नहीं है। आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी एग्जाम्पल दे के बता दो। -1 से
छोटी सभी कोडोमेन में उपस्थित। ऐसे पता नहीं चलेगा हम कहाँ की बात कर रहे हैं। कोडोमेन में उपस्थित, कोडोमेन में उपस्थित -1 से छोटी सभी ऋण वास्तविक संख्याएं, सभी ऋण वास्तविक संख्याएं, किसी भी एक का एग्जाम्पल दे देते हैं, हम इसी का दे देते हैं कि -1 से छोटी सभी ऋण वास्तविक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं है। संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। F आच्छादक नहीं है। बस पर्याप्त है इतना बता देना कि ये वाले तो किसी, हालांकि ये आप इनको लिख सकते हो। आप जब लिखिए तो कोडोमेन में उपस्थित +1 से बड़ी सभी धन वास्तविक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं। आप ऐसा लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं कोडोमेन में उपस्थित 0 और +1 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं कोडोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में बहुत सारी रियल नंबर यहां पर आएंगे अभी भी। तो कुछ भी ऐसा बता दीजिए जिससे पता चले कि वो कोडोमेन के वो वाले एलिमेंट डोमेन के अवयवों के प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, इसलिए आपने बोला है कि आच्छादक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से सॉल्व कर देते हैं हम। एक सेट A दिया गया है, इस पे 1 2 3 1 2 3। एक सेट B दिया गया है 4 5 6 7 4 5 6 7 और एक फलन F दिया गया है 1 4 2 5 3 6। A से B तक एक फलन है। ये जो फलन है ये A से B तक फलन है, मतलब इस फलन का डोमेन A और कोडोमेन B है। सिद्ध कीजिए कि ये एक ही फलन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये डोमेन है और ये कोडोमेन होता है। यहाँ डोमेन A है, कोडोमेन B है। A में अवयव हैं 1 2 3, B में एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। अब फलन को देखिए, 1 की इमेज 4 पर है, 2 की इमेज 5 पर है, 3 की इमेज 6 पर है। अब आप चित्र खुद ही देख लीजिए। डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए फलन एक ही है। स्पष्ट है कि डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए, स्पष्ट है कि डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब है। इसलिए F एक ही है। बस इतना सही काम करना था आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 6। आप प्लीज नोट कर लें। इसके बाद हम करते हैं 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर है बेटा आपका, लेकिन निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए। 2 पार्ट में क्वेश्चन है ये, इसीलिए उन्होंने बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी हैं, आच्छादक हैं अथवा एकैकी आच्छादी हैं, बाइजेक्टिव हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक फलन, इसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है
और ये फंक्शन की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम एकाकी के बारे में चर्चा करेंगे। एकाकी कैलकुलेशन से प्रूव कर देंगे। माना डोमेन में दो अवयव, माना डोमेन में दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब fx की वैल्यू 3 माइनस 4x है, तो fx1 की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 4x1। सिमिलरली fx2 की वैल्यू होगी 3 माइनस 4x2। अब इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2, और x1 इज इक्वल टू x2 का आ जाना इस बात का संकेत है कि फलन f एकाकी है। ठीक, तो एक काम तो हमने कर लिया। अब आच्छादक की बात करते हैं जरा। आच्छादक में आपको सबसे पहले क्या करना होगा? माना y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx। अब fx की वैल्यू लिखा हमने 3 माइनस 4x, यहाँ सब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4। अब आप थोड़ा सा देखिए, ये कोडोमेन रियल नंबर का सेट है, डोमेन रियल नंबर का सेट है। आप अगर यहाँ पर बनाएंगे भी तो ये डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ भी रियल नंबर्स लिखे जाएंगे, यहाँ भी रियल नंबर्स लिखे जाएंगे, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ डेसिमल वाले। और अब आप सोचिए, अगर कोडोमेन यानी कि रियल नंबर में से उठा के कोई भी y की जगह पर लिखेंगे तो सॉल्व होके जो x आएगा क्या वो यहाँ पर मिलेगा। तो ये रियल नंबर का सेट है, बेशक मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आप अपना इसमें नंबर भर लें रियल। मैं इसका औचित्य बता देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक y बिलोंग्स टू R के लिए, एक बार फिर से मैं बता दूं, कोडोमेन में रियल नंबर्स आएंगे, उन रियल नंबर्स में से कोई भी रियल नंबर उठा के आप इसकी जगह लिखोगे, फिर उसको 3 में माइनस करोगे, 4 का भाग दिलाओगे, जो कुछ आएगा x वो जरूर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर का सेट है। दशमलव में आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, जो वैल्यू आएगी वो सब यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगी। तो कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक y बिलोंग्स टू R के लिए डोमेन में ऐसे x बिलोंग्स टू R का अस्तित्व अवश्य होए, अस्तित्व अवश्य है कि 3 माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू x हो। ठीक है ना? कोई भी रियल नंबर आप y की जगह लिखिए, कोडोमेन से उठा के आप हल करेंगे, x जो आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर ही हमको चाहिए। इसलिए f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपना नंबर भर सकते हैं, रियल नंबर इसमें भी, रियल नंबर इसमें भी, कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ डेसिमल वाले नंबर आप लिखेंगे तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये जो फलन हमको मिला वो एकाकी भी है, आच्छादी भी है। अब हमको चेक करना है सेकेंड पार्ट को। ठीक, आप नोट करिए, सेकेंड पार्ट इसका चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट पे बेटा लिखा हुआ है 7 नंबर के, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर। इसके बारे में भी आपको बताना है।
फिर से सबसे पहले हम एकाकी की बात करते हैं। एकाकी माना डोमेन में उपस्थित दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2। देखो fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो fx1 की वैल्यू आएगी 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस x2 स्क्वायर। अब आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो 1 से ये 1 कैंसल हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेंगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। इसका मतलब x1 प्लस x2 के बराबर भी होगा, x1 माइनस x2 के बराबर भी होगा। अब वैसे तो एक्चुअली केवल x1 बराबर x2 आना चाहिए पर नहीं आया है, इसलिए फलन f एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं है। रियल नंबर का सेट है ना, इसलिए एकाकी नहीं होगा। आच्छादक की बात अगर करेंगे हम, आच्छादक, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन बेसिस पर अगर आप देखें तो माना y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर करेंगे तो एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू आएगी y माइनस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, ये वैल्यू आएगी। अब आपको क्या लगता है, डोमेन में रियल नंबर, कोडोमेन में रियल नंबर, आपको y की जगह पर कहां से एलिमेंट लिखना होता है, कोडोमेन से। तो कोडोमेन से कोई भी रियल नंबर लिखोगे तो क्या आपको रियल नंबर x की जगह पर मिलेगा, आंसर नहीं मिल पाएगा। जीरो कोडोमेन में, क्योंकि रियल नंबर का सेट है तो कोडोमेन में जीरो और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी उनको जब यहां लिखोगे तो x तो इमेजिनरी ही मिलेगा, वो रियल नंबर कहां दे पाएंगे आपको। फिर से ध्यान से समझिएगा, y की जगह कोडोमेन से वैल्यू लिखते हैं मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर में जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। अब थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर y की जगह पर हमने जीरो लिखा या नेगेटिव नंबर लिखा, जीरो लिखा तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 आएगा, दैट इज इमेजिनरी। अगर इसकी जगह मैंने नेगेटिव नंबर लिखा -2, -1, -3, -4, -5 कोई भी, तो भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा और वो तो एक काल्पनिक संख्या है ना। तो क्या, और जबकि यहां पर क्या है, रियल नंबर आना चाहिए x की वैल्यू, वो तो काल्पनिक आ जाएगा। इसलिए मतलब कोडोमेन में अगर आप रियल नंबर y की जगह लिखोगे तो हर बार रियल नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, रियल नंबर मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर आप ऐसे चित्र बनाओगे, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब आएंगे, थोड़े दशमलव वाले भी आएंगे, -2.5, -0.3 ऐसे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये 1.2, 0.5, -0.7 इस तरह से। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि y की जगह आपको क्या लगता है, y की जगह आप 0 लिख दोगे -1 आएगा और अंडर रूट -1 क्या यहाँ मिलेगा आपको। आप -2 लिख दोगे तो ये -3 बन जाएगा, अंडर रूट -3 की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, क्या यहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको। इसलिए फलन आच्छादी नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित, क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक y बिलोंग्स टू R के लिए, क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक y बिलोंग्स टू R के लिए डोमेन में ऐसे अवयव
x बिलोंग्स टू r, x भी तो r को बिलोंग करता है। डोमेन में ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है जिसके लिए √y माइनस 1 इज इक्वल टू x हो। इसलिए f फलन f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, कि आप यहां से y की जगह कोई भी वैल्यू लिखोगे तो सॉल्व होके जो x आएगा वो यहां मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो f आच्छादक भी नहीं रहेगा फिर तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वैसे जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है वैसा हमने एक एग्जाम्पल नंबर 12 भी किया है, उसमें भी सम और विषम के लिए दिया था, इसमें भी सम और विषम के लिए दे रहे हैं। ओ आई एम सॉरी, 8 नंबर नहीं, मैं 9 को देख रहा हूँ। चलिए अच्छा नोट कर लीजिए, फिर 8 पर आते हैं। ओके, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बेटा, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं, a और b कोई भी दो समुच्चय हैं। सिद्ध करिए कि f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, f एक फलन, इसका डोमेन a क्रॉस b है और को डोमेन उसका b क्रॉस a है। इस प्रकार है कि f a b का मान b a पर है, f a b है तो उसकी इमेज b a पर पड़ती है। एक ही आच्छादी फलन है। सबसे पहले a और b कुछ मान लो आप, छोटे छोटे कोई भी दो सेट मान लो, a b ये मान लेते हैं, b मान लेते हैं 1 2 3। अब सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लीजिए। a क्रॉस b, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। ऐसे ही आप b क्रॉस a भी निकाल लो, क्योंकि डोमेन a क्रॉस b, कोडोमेन में b क्रॉस a है ना। b क्रॉस a करोगे तो 1a 1b, फिर 2a 2b, फिर 3a 3b, ये आ जाएगा। अब हम इसको बनाते हैं, देखिए ये बना दिया। ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन में a क्रॉस b लेना है और कोडोमेन में b क्रॉस a लेना है। a क्रॉस b के एलिमेंट वो हैं a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, ठीक। अच्छा, b क्रॉस a में एलिमेंट है 1a 1b 2a 2b 3a 3b, ठीक। अब देखिए FAB मतलब फंक्शन में ए बी अवयव की इमेज बी ए पर पड़ती है। अब ध्यान से देखो, ए बी की अगर बी ए पर पड़ती है इमेज मतलब उल्टा हो जाती है, तो A1 की कहाँ पर पड़ेगी 1A पर, A2 की 2A पर पड़ेगी, A3 की 3A पर, B1 की 1B पर, B2 की 2B पर, B3 की 3B पर पड़ेगी। अब इस तरीके से देखकर आपको क्या लगता है, ये एकाएकी भी है और आच्छादी भी है। देखिए, पर अब आज की लिखावट, इस क्वेश्चन की लिखावट आप खुद करेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं केवल आपको बता दे रहा हूं, लिखना आपको है। कैसे, जब कोई फलन इस तरीके से हमें एकाएकी और आच्छादी दिखा देते हैं तो उसकी लिखावट कैसे होती है। स्पष्ट है कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है। स्पष्ट है कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है, अतः फलन f एक ही है, ठीक।
आच्छादी कैसे लिखेंगे? स्पष्ट है कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए फलन f आच्छादी है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, लिखा है मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर का सेट के लिए Fn इज इक्वल टू n+1/2 जब n विषम है, और अगर n सम है तो Fn की वैल्यू n/2 होगी। ये जो फलन है इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। बतलाइए कि क्या फलन f एकाएकी आच्छादी है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है ना? हम इस क्वेश्चन को ना इलिप्स बनाकर भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। इलिप्स बना के देखो, मैंने पहले से बना के रखे, इनको देखिए। डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो ये हमने बनाया। अब आप देखो, अगर आपका n विषम है तो n+1/2 लगाइएगा, मतलब जो विषम हो तो उसमें एक प्लस करके उसमें 2 का भाग दे दीजिए, मतलब आधा कर दीजिए। और अगर n सम है तो डायरेक्ट आधा कर दीजिए। अब देखिएगा, एक विषम संख्या है तो इसमें एक जोड़ के आधा करेंगे, एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 2 एक सम संख्या है, डायरेक्ट आधा कर दो, इसका आधा कर देंगे तो 1 बन जाएगा। 3 एक विषम, एक जोड़ के आधा कर दो, 3 एक 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सम है, डायरेक्ट आधा कर दो, 4 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 एक विषम संख्या है, विषम है तो एक प्लस करके आधा करो, 5 में एक प्लस किया 6, 6 का आधा 3, 6 है डायरेक्ट आधा कर दो 3 आ जाएगा। 7 विषम है, एक जोड़ के आधा करो तो 7 एक 8 और आधा कर देंगे 4। इस तरीके से अगर हमने यहाँ पर 8 भी लिखा होता, डायरेक्ट आधा कर देते तो उसकी इमेज 4 पर आती। अब आप एक छोटे सा यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कैसा दिख रहा है। ये फलन एकाएकी तो है नहीं, क्योंकि दो अवयवों की इमेज एक जगह पर जा रही है, तो एकाएकी तो नहीं है। यहां पर लिख देंगे स्पष्ट है कि डोमेन के अवयवों 1 व 2 के प्रतिबिंब, स्पष्ट है कि डोमेन के अवयवों 1 व 2 के प्रतिबिंब कोडोमेन पर एक ही स्थान में है, एक ही स्थान पर है, इसलिए f एकाएकी नहीं है, f एकाएकी नहीं है। आच्छादक की अगर बात करेंगे तो इतने एलिमेंट अभी हमने देखे हैं, केवल इनसे आप अंदाजा लगाइए को डोमेन का प्रत्येक अवयव, हमको लग रहा है कि डोमेन का प्रतिबिंब बनेगा ही, तो आच्छादक तो होगा। ये चित्र से स्पष्ट है कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, चित्र से स्पष्ट है कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए f आच्छादक है। अब देखिए, फलन f एकाएकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बतलाइए कि क्या फलन f एकाएकी आच्छादी है। अब आच्छादी तो है पर एकाएकी नहीं है, तो हम कह देंगे कि फलन एकाएकी आच्छादी नहीं है। इसलिए फलन f एकाएकी आच्छादी, अर्थात मेनली जिसके बारे में बात हो रही है कि बाइजेक्टिव, वो नहीं है।
बाइजेक्टिव होने के लिए फलन को एकाएकी भी होना चाहिए और आच्छादी भी होना चाहिए, पर ये एकाएकी नहीं है, आच्छादी है। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एकाएकी वाली बात रही, आप इसको कैलकुलेशन मेथड से भी दिखा सकते हैं। ठीक, मैं कैलकुलेशन से भी आपको दिखा देता हूं। आच्छादी को तो आप ऐसे ही चित्र से ही, एकाएकी को आप कैलकुलेशन से दिखा सकते हैं, जैसा आपने एग्जाम्पल नंबर 12 में किया था। उसके लिए माना n1 व n2 डोमेन के दो अवयव हैं। माना n1 व n2 डोमेन के दो अवयव हैं। अब क्योंकि यहां पर विषम और सम का अलग अलग फॉर्मूला दिया है, इसलिए मुझे यहां पर भी 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। एक वो जिसमें दोनों विषम होंगे n1 और n2, एक वो जिनमें दोनों सम होंगे, और एक वो जिसमें एक विषम होगा एक सम होगा। केस फर्स्ट, माना n1 व n2 दोनों विषम है, दोनों को विषम मान लिया, तो विषम वाला फॉर्मूला लगेगा। तब f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 से, विषम है तो ये लगेगा f ऑफ n1 की वैल्यू आएगी n1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से n1 इज इक्वल टू n2 आ जाएगा। तो ये केस तो ठीक है, इसने तो हमको कहा कि एकाएकी है, पर जब तक तीनों केसेस वैलिड होने के साथ n1 बराबर n2 नहीं देते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकेंगे कि फलन एकाएकी होगा। ठीक है, ओके। केस 2 देखो, माना n1 व n2 दोनों सम हैं। ठीक, तब f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 से। सम है तो ये सूत्र लगेगा f ऑफ n1 में n1/2 इज इक्वल टू n2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n1 इज इक्वल टू n2, यहां से भी आ गया। केस 3 देखो, केस 3 पे लिखा है माना n1 विषम व n2 सम है। n1 को हम विषम और n2 को सम मान ले रहे हैं। तब f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। f ऑफ n1 विषम है तो ये फॉर्मूला लगेगा n1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू n2/2। 2 से 2 कैंसिल, आप इसे सॉल्व करेंगे n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 1। अब n2 माइनस n1 बराबर 1 तो मिला हमको, अर्थात सम संख्या में विषम संख्या घटाओगे तो 1 आएगा, और ये चीज पॉसिबल है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या में से विषम संख्या को हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये केस वैलिड है। लेकिन इस केस में n1 इज इक्वल टू n2 तो नहीं है ना। देखिए ध्यान से, फिर से ये वाला केस कैसा है, वैलिड है। एक सम में एक विषम माइनस करोगे, एक सम में एक विषम माइनस करोगे तो 1 आ सकता है, वैलिड है। इसलिए जैसे सम ले लिया हमने 6, विषम ले लिया हमने 5, तो 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सम ले लिया 10, विषम ले लिया 9, 10 में 9 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो केस इनवैलिड नहीं है, केस वैलिड है, पर n2 और n1 बराबर नहीं आए आपस में। वैलिड होने के साथ साथ दोनों को आपस में बराबर आना भी जरूरी था। अब केस तो वैलिड है पर बराबर नहीं आए, इसलिए f एकाएकी नहीं है, इसलिए f एकाएकी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए एकाएकी नहीं है, वहां से भी दिखा सकते हैं, एकाएकी नहीं है यहां से भी आप दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आप प्लीज नोट कर लें। इसके बाद 10th नंबर पर आते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। लिखा है मान लीजिए a इज इक्वल टू r माइनस थ्री। r माइनस थ्री मतलब a जो है वो रियल नंबर का सेट है पर उसमें 3 नहीं है, 3 हटा करके। b भी रियल नंबर का सेट है पर उसमें 1 नहीं है। fx की वैल्यू दी गई x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। फंक्शन जो है वो समुच्चय a से समुच्चय b में, मतलब a डोमेन है और b उसका कोडोमेन है। अब आपको करना क्या है, लिखा हुआ है कि क्या f एकैकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो हमको एकैकी भी देखना है और आच्छादक भी देखना है। सबसे पहले हम एकैकी देखेंगे। एकैकी के लिए माना 2 अवयव कैलकुलेशन करेंगे। माना 2 अवयव x1 व x2। माना 2 अवयव x1 व x2 डोमेन में इस प्रकार है कि डोमेन में इस प्रकार है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के बराबर है। fx की वैल्यू ये है तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री। fx2 की वैल्यू आएगी x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए और अगर सॉल्व करके आपने x1 इज इक्वल टू x2 ला दिया तो फलन एकैकी प्रूव हो जाएगा। सॉल्व करिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इसको इससे करिए तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब देखो x1 x2 प्लस 6 से x1 x2 प्लस 6 कैंसिल हो गया। इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2x2 उधर से आ जाएगा तो ये 3x2 यहाँ पर हो जाएगा। उधर माइनस 2x1 है, ये 3x1 उधर जाके प्लस हो गया। 3x2 माइनस 2x2 तो ये x2 बच गया। 3x1 माइनस 2x1 तो ये x1 आ गया। अब आप देखो हमने fx1 बराबर fx2 लिया था, सॉल्व होके x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए f एकैकी फलन है। f एकैकी फलन है। ठीक, अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक में माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। एफ एक्स की वैल्यू तो यही है ना। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। आप इसको इधर कर दो, इसको इधर ले आओ। एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस टू। एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस टू। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, y माइनस वन इज इक्वल टू 3y माइनस टू। एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। ये x की वैल्यू आ गई। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम a और b बना लेते हैं, यानी कि डोमेन और कोडोमेन बना लेते हैं। a रियल नंबर का सेट है, 3 नहीं आएगा उस पर, बाकी आएंगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस 0 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 2.9 आ जाएगा, 1.3 आएगा, माइनस 0.5 आएगा, 3 नहीं रहना चाहिए। b पूरा रियल नंबर का सेट है, 1 नहीं आएगा इस पर, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 2 3 4 सब आएगा, 3.7 आएगा और 1.3 आएगा, माइनस 0.9 आएगा, केवल 1 नहीं आएगा इस पे। अब आप देखो यहां से कोई भी वैल्यू y की जगह पर देखो, अगर हम 1y की जगह पर लिखते तो x अपरिभाषित हो जाता। अगर हम y की जगह 1 लिख देते तो 1 माइनस 1 क्या बनता, 0, और 0 से इसको डिवाइड करते तो ये अपरिभाषित हो जाता। पर ये तो अच्छी बात है कि हमारे y में 1 है ही नहीं, y में 1 है ही नहीं। ठीक है,
ओके। अच्छा, अब तो 1 तो है नहीं, तो इसका कोई भी मान हमारे x को अपरिभाषित तो नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें क्या नहीं है, इसमें 3 नहीं है। अब ये थोड़ा सा पता लगाओ। देखो, मैं आपको वो संभावनाएं दिखा रहा हूं जो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। जैसे मैंने बोला, अगर हम y की जगह 1 लिख देते तो ये 0 बनता और 0 से भाग देते तो ये x अपरिभाषित आता। लेकिन आप इसकी चिंता ही मत करो, क्योंकि आपके y में कहीं 1 है ही नहीं। देखो ना, कोडोमेन में 1 नहीं है। दूसरी चीज, अब ये भी हम सोच सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोडोमेन से कोई वैल्यू हम लिखें और x का मान 3 आ जाए, तो 3 तो हमें मिलेगा नहीं इसमें। देखो 3, ये भी तो हम सोच सकते हैं ना कि कोडोमेन की कोई ऐसी वैल्यू हम लिखें और इसको हल करें तो कहीं x की जगह 3 ना आ जाए, और 3 हमको मिलेगा नहीं, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं रख करके कि x की जगह 3 आने के लिए y की जगह क्या लिखना पड़ेगा। x की जगह 3 आने के लिए y की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, मतलब y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको अगर हम इसमें लिख देंगे तो x की जगह 3 आ जाएगा। सॉल्व करके हम देखते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। 3y से 3y कट गया, जब y कैंसिल हो गया, कहने का मतलब साफ है बेटा, आप समझ सकते हो y का ऐसा कोई मान ही नहीं है जिसको यहां रखने से x की वैल्यू 3 मिल जाए। ठीक है ना, कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको अगर हम यहां y की जगह लिखेंगे तो हमको x की जगह 3 आ जाएगा। क्यों, हम इसकी चिंता क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास x में 3 नहीं था। तो हमें ये डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि y का कोई ऐसे y की जगह कुछ ऐसा हम लिख दें, x की जगह 3 आ जाए, और 3 हमारे पास तो है नहीं, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा आच्छादक नहीं है। पर हमारे y में ऐसा कोई मान ही नहीं होगा जो यहां रखने पर हल करके x की जगह 3 देगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं। दो ही बातों की हमें तनाव था। पहली चीज कि y की जगह 1 लिख देंगे तो x अपरिभाषित हो जाएगा, ये तनाव दूर हो गया हमारा। कैसे, क्योंकि हमारे y में कहीं 1 है ही नहीं। फिर हमें एक तनाव आया कि कहीं y की ऐसी तो कोई वैल्यू ना हो जिसके लिए x का मान 3 आ जाए, क्योंकि फिर x में 3 नहीं है हमारे पास। तो ऐसा भी y का कोई मान नहीं है कि हल होके x का मान 3 दे दे। इसलिए दोनों जो डाउट थे हमारे, वो उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए y की जगह कुछ भी लिखोगे आपको डोमेन में वो एलिमेंट मिल ही जाएगा, इसलिए फलन आच्छादक है। तो हम यहां लिख देंगे कोडोमेन कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए, कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में ऐसे अवयव का अस्तित्व, डोमेन में ऐसे अवयव का अस्तित्व अवश्य है जिसके लिए 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a हो। सबके लिए कोई भी y का मान लिखोगे, जो वैल्यू वाला होके आएगी x की, वो जहां जरूर मिल जाएगी आपको। इसलिए f आच्छादक है, इसलिए f आच्छादक है। तो फलन एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। उन्होंने पूछा था कि क्या f एकाएकी आच्छादक है, तो हम आंसर दे सकते हैं हाँ, f एकाएकी आच्छादक है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद 11 और 12 ये दो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बचे हुए, आप जल्दी से नोट कर लें, इनको भी हम करा देते हैं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए बेटा, लिखा है मान लीजिए f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए और ऑप्शन दिए गए हैं f एकाएकी आच्छादक है, f बहुएक आच्छादक है,
एफ एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और डी में लिखा है एफ ना तो एक एकी है और ना आच्छादक है। देखो रियल नंबर से रियल नंबर में ये एक फलन है। तो ये पावर 4 लगी है एक्स में, रियल नंबर आप लेते हैं तो -2, -1 0 1 2 ऐसे, इनके बीच के भी अगर आप ले लेंगे तो 1.1, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर -0.3, बीच बीच के क्योंकि रियल नंबर है दशमलव भी ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ भी लेंगे तो -2 -1 0 1 2 ऐसा आप ले सकते हैं। बीच बीच में भी आप ले सकते हैं 1.5 ले सकते हैं, यहाँ -0.7 आप ले सकते हैं। थोड़ा देखें, पावर 4 लगी है, पावर 4 लगी हुई है, तो आप सिंपली अगर चेक करें x की जगह -1 लिखेंगे तो -1 की इमेज भी 1 पर आएगी और +1 की इमेज भी 1 पर आएगी। आप देखो -1 लिखोगे तो भी 1 आएगा और +1 लिखोगे तो भी 1 आएगा। इसको देख करके क्या पता लग रहा है आपको, ये एकाएकी तो है नहीं, बहुएक फलन है। पहली बात तो क्योंकि डोमेन के दो अवयवों की इमेज को डोमेन में एक जगह पर आ गई, इसलिए ये बहुएक है। आच्छादी के बारे में अगर आपकी बात करते हैं तो फलन आच्छादित तब होता है जब कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां x की पावर 4 लगी है। आप जब भी यहां से कोई नंबर लोगे उसकी पावर 4 लगाओगे, फिर यहां से मिलाओगे उसको। अब आप खुद सोचिए, जब पावर 4 लग जाया करेगी तो नेगेटिव नंबर भी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव रहेंगे ही, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा यूं कि कोडोमेन में ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। कोडोमेन में जितने नेगेटिव नंबर हैं ये डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पावर 4 लगने से ये सब नंबर प्लस आएंगे। तो कोडोमेन जो होगा, इसमें जितने नेगेटिव आपको रियल नंबर मिल रहे होंगे वो डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए ये आच्छादक नहीं रहेगा, आच्छादक नहीं रहेगा। तो एकाएकी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब होगा। कौन सा पार्ट सही जवाब होगा? डी पार्ट सही जवाब होगा। ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एकाएकी नहीं होगा, बहुएक होगा, आच्छादी भी नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा जरा बात करिए। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आप इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कर लो ना। मैथमेटिक्स से करेंगे तो माना x1 व x2 डोमेन के दो अवयव, डोमेन के दो अवयव इस प्रकार हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2। fx का मान 3x है तो fx1 की वैल्यू 3x1, इधर 3x2, 3 से 3 कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब यहां से पता चला कि f एकाएकी है। इसके बाद आच्छादक की अगर हम बात करेंगे तो आच्छादक के लिए हम y बराबर fx लेंगे, यानी कि y बराबर 3x लेंगे और x निकालेंगे तो y/3 आएगा। अब कोडोमेन यानी कि रियल नंबर, इस y की जगह पर आपको क्या लगता है? इस y की जगह पर कोई भी रियल नंबर लिखो तो x भी तो रियल नंबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो है, क्योंकि आपको औचित्य वगैरह तो बताना नहीं है, आपको बस ये देखना है, ऑप्शन टिक करने हैं। तो बस ये देखो कि y की जगह पर कोडोमेन का कोई भी नंबर लिखिए, यानी कि कोई भी रियल नंबर लिखिए, तो हल होके रियल नंबर ही देगा। अगर रियल नंबर देगा तो ठीक है, आच्छादक है। इसलिए ये फलन आच्छादक भी है। ठीक है, तो एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। आप इसमें चेक कर सकते हैं, f एकाएकी आच्छादक है, ए पार्ट सही जवाब है। आप देख लीजिए 1.2 का 12 का ए, 11 का डी। एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, इसलिए ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2
हमने कंप्लीट कर लिया। और मैं आपको बताऊं, आपका जो 2022 का सिलेबस है, 2021 और 22 का जो सिलेबस है ना, उसमें एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, यही दो एक्सरसाइजेस, केवल इन्हीं दो एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस आने हैं। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आएगा, पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपकी मैथमेटिक्स का भी सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट है। आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 तक ही मिलेंगे, इससे आगे का सिलेबस में नहीं है। तो आप अगर यहाँ तक तैयार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से यहीं तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द एक्सरसाइजेज एंड ऑल द क्वेश्चंस। उनका तरीका देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रटिए नहीं, क्वेश्चन का मेथड देखिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें प्रोसेस क्या यूज होगी, ठीक है। तो अब आप इसको तैयार करिए। किसी भी प्रकार की अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है एग्जाम के दरमियान, एग्जाम तक में, तो प्लीज आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। हम आपके क्वेश्चंस का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में कुछ लेकर के बढ़िया, ठीक है। तब तक आप भी हंसते रहिए, अपने जो फैमिली है उसको भी दुखी मत होने दीजिए, उसको भी हंसाते रहिए और खुश रखिए उन्हें भी, अपनी चारों तरफ हरियाली बनाए रखें। चलते हैं, मिलते हैं इसी तरीके की कुछ और ठीक कुछ अच्छी बातों के साथ। थैंक यू।